हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा सब्जेक्ट है, वो है ईवीएस। ईवीएस में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं उन सब का कंपाइलेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि सीटेट का जो पेपर फर्स्ट है उसमें ईवीएस पूछा जाता है और पेपर सेकंड में साइंस के क्वेश्चन आते हैं। तो पेपर फर्स्ट में ईवीएस में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उसका कंपाइलेशन आज नोट्स के रूप में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं इन्हें वन लाइनर फॉर्म में और अगले वीडियो में मैं इन्हें ऑप्शनल के फॉर्म में आपके साथ शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यह बहुत ही यूजफुल वीडियो होगा आपके लिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए पहले हम देखते हैं बांस और रस्सी से बने पुल के बारे में। बांस और रस्सी से बने पुल। बांस और रस्सी से बने पुल भारत के असम राज्य में पाए जाते हैं। असम राज्य में बारिश बहुत अधिक होती है और कभी कभी घुटनों तक पानी भर जाता है, इसलिए वहाँ बांस और रस्सी से बने पुल बनाए जाते हैं। और असम में जो घर हैं वो भी बांस और रस्सी से ही बनाए जाते हैं, बांसों के ही बने होते हैं। पहले उन्हें बांसों से ऊपर उठाया जाता है, उसके बाद उस पर घर बनाया जाता है। फ्रेंड्स, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कवर करूंगी, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगला जो टॉपिक है वो है ट्रॉली। ट्रॉली क्या है? तो यह एक लकड़ी से बना हुआ झूला है जो लोहे की रस्सी पर लगी होती है और पुल की मदद से इस रस्सी पर सरकता है। 4-5 बच्चे इसमें एक साथ बैठ सकते हैं। जो भी आपको ईवीएस से पूछ सकता है वह सब टॉपिक मैंने कवर किया है। इसका वन लाइनर और ऑप्शनल भी मैं कराऊंगी, इसलिए हमारे चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन पर क्लिक करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगला है ट्रॉली हो गया। फिर है जुगाड़ गाड़ी। जुगाड़ गाड़ी क्या है? यह आगे से मोटर बाइक की तरह दिखती है पर पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी होती है। यानी अगर आपसे पूछेगा कि जुगाड़ गाड़ी किससे बना होता है तो यह लकड़ी के फट्टों से बना होता है। फिर है सीमेंट का पुल। यह सीमेंट ईंटों तथा लोहे के सरिये से बना होता है। फिर है बल्लम। बल्लम केरल नदी को पार करने के प्रयोग में किया जाता है। यह लकड़ी का बना हुआ एक छोटा नाव होता है। जैसे आपसे पूछ लेगा कि बल्लम क्या है और 4 ऑप्शन दे देगा। गाड़ी है, नाव है, ट्रेन है, बस है, जगह है, क्या है? तो आपको बताना होगा यह लकड़ी की बनी हुई छोटी नाव होती है बल्लम। बल्लम कहाँ पाया जाता है? तो यह केरल नदी में होता है। फिर है ऊँट गाड़ी। राजस्थान में एक जगह से दूसरी जगह जाने आने के लिए ऊँट गाड़ी का प्रयोग किया जाता है, जो कि रेत में भी चल सकता है। ऊँट जो है वो रेगिस्तान एरिया में ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि यह रेत में भी चलने में सक्षम होता है। अगला है बैलगाड़ी। मैदानी इलाकों के गांवों में अक्सर प्रयोग में लाई जाती है या एक जगह से दूसरी जगह जाई जाती थी। पहले जब कार, मोटरसाइकिल वगैरह का आविष्कार नहीं हुआ था तो बैलगाड़ी का ही यूज ज़्यादा होता था। फिर है हाथी। यह एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। यह पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हाथी से कई बार क्वेश्चन आ गए हैं। हाथी जो है वो एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत ही कम आराम करता है। यह दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत ही पसंद है, उससे उसको शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के जो कान होते हैं वो पंखे जैसे होते हैं, जिससे गर्मी लगने पर वो कान को हिलाकर हवा करता है। जो 3 मंथ का हाथी होता है, यानी 3 महीने का जो एलिफेंट बेबी होता है, उसका वजन 200 किलोग्राम के आसपास होता है। यानी कि 3 महीने का हाथी भी अपने आप में बहुत भारी होता है, 200 किलोग्राम के आसपास होता है। अगला है हाथी का झुंड। हाथी के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। झुंड के सबसे बुजुर्ग हथनी जो होती है वो पूरे ग्रुप का नेतृत्व करती है, यानी पूरे झुंड का नेता होती है। हाथी के एक झुंड में 10 से 12 हथनी और बच्चे होते हैं। 14 से 15 साल तक के हाथी झुंड में रहते हैं, उसके बाद फिर वो झुंड छोड़ देते हैं। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं, यानी कि 14 से 15 साल तक वो एक झुंड में रहते हैं, उससे आगे वो झुंड को छोड़कर अलग अलग हो जाते हैं। फिर है राजस्थान, जोधपुर और खेजड़ी गाँव। तो राजस्थान के इस खेजड़ी गाँव में खेजड़ी के बहुत से पेड़ थे। यह कहानी पेड़ों के बारे में है। खिजड़ी गांव के लोग पेड़ों को काटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे। आज 300 साल के बाद भी यहाँ के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि बिश्नोई नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने इस लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए यहाँ के लोग बिश्नोई कहे जाते हैं। पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं ये बिश्नोई जो होते हैं। ये रेगिस्तान में होते हुए भी यहाँ का इलाका हरा भरा है। जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि यहाँ के लोग जानवरों को प्यार करते हैं, पेड़ों की सुरक्षा भी करते हैं। इसलिए यह जो एरिया है राजस्थान के रेगिस्तान में है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हरियाली है।
फिर खिचड़ी के बारे में इम्पोर्टेंट ये सब जो टॉपिक है ये आपके एनसीईआरटी से मैंने उठाया है, ये आपके एनसीईआरटी में ही गिवन है, इसलिए कुछ एक्स्ट्रा बताने को तो मैं बहुत कुछ बता सकती हूँ, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताना है। जो आपके इम्पोर्टेंट है पेपर में वही बताना है, टू द पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि टाइम कम है। फिर है खेजड़ी। यह पेड़ रेगिस्तान इलाकों में खूब पाया जाता है, इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इस पेड़ की छाल दवा के काम में आती है और इसकी लकड़ियों में कभी कीड़ा नहीं लगता है। खेजड़ी की जो लकड़ी होती है इसमें कभी कीड़ा नहीं लगता, जैसे नीम की लकड़ी में भी कभी कीड़ा नहीं लगता है। पेड़ की फलियां सब्जी के काम में आती है और वहाँ पत्तियां जो है वहाँ रहने वाले जानवर खाते हैं और इस पेड़ की छाया में बच्चे खेलते हैं। अगला है बिहार, मुजफ्फरनगर, लौचाहा गांव। इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत पाए जाते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं। लीची के जो फूल होते हैं वो मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालन कर शहद बनाने का काम करते हैं। मधुमक्खी पालन का सरकारी कोर्स भी होता है। अक्टूबर से दिसंबर में मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है और मधुमक्खी पालन शुरू करने का उपयुक्त समय भी माना जाता है। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। मधुमक्खी एक बक्से से 10 किलो शहद प्राप्त होता है, यानी मधुमक्खी का जो एक बॉक्स होता है, एक छत्ता होता है, उससे 10 किलो शहद प्राप्त किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे मधुमक्खी के छत्ते के बारे में। हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मधुमक्खी भी होते हैं जो एक काम छोड़कर और कोई काम नहीं करते। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियाँ भी होती हैं, यह दिन भर काम करती रहती हैं। जो और सारी मधुमक्खियाँ हैं वह दिन भर काम करती हैं। शहद के लिए फूलों का रस भी यहाँ ढूंढती रहती हैं। यह बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जब किसी मधुमक्खी को फूल का रस मिल जाता है तो वह डांस करने लगती है, नाचने लगती है, जिससे दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाए कि इस फूल के पास रस है, यहाँ पर रस है। काम करने वाली मधुमक्खियाँ इसी तरह से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है। बच्चों को पालने का काम भी इन्हीं बेचारी काम करने वाली मधुमक्खियों का ही होता है। रानी मक्खी केवल अंडे देती है। जो रानी मक्खी होती है वो केवल अंडे देती है और बाकी सारी जो मधुमक्खियाँ हैं वह रस निकालती हैं, छत्ता बनाती हैं तथा बच्चों को भी पालती हैं। आगे दिया है दीमक, चींटियाँ और ततैया के बारे में। चींटियाँ मिलजुल कर रहती हैं। चींटियाँ यानी कि झुंड में रहती हैं। चींटियों का काम बटा रहता है, जैसे मधुमक्खियों का होता है वैसे चींटियों का भी काम बटा होता है। रानी चींटी अंडे देती है। सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है और काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। दीमक और ततैया भी समूह में काम करते हैं, यानी जो चींटियाँ होती हैं वो 3 भागों में बटी होती हैं। जो रानी चींटी जैसे मधुमक्खी है, रानी मधुमक्खी अंडे देती है, वैसे रानी चींटियाँ भी केवल अंडे देने का काम करती है। सिपाही जैसा नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि वो रक्षा करेगी, बिल का ध्यान करेगी, बिल को सुरक्षा देगी और काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढ कर लाएंगी। दीमक और ततैया भी झुंड में ही काम करते हैं। ओके, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हाँ, फिर पक्षियों के कान। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं या पंखों से ढके रहते हैं और इन्हीं की मदद से पक्षियाँ सुन सकते हैं। फिर अगला है बोरा व चेवा। बोरा व चेवा चावल के 2 प्रकार हैं जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं और इसे असम में पाया जाता है। बोरा और चेवा चावल के प्रकार हैं और यह कहाँ पाए जाते हैं? यह असम में पाए जाते हैं। फिर है मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या कहते हैं? तो मलयालम में माँ की जो बड़ी बहन है उसे वलियम्मा कहा जाता है। वलियम्मा यानी जिसे हम मासी कहते हैं, मौसी कहते हैं, उसे वलियम्मा कहा जाता है। और माँ को मलयालम भाषा में क्या कहा जाता है? तो अमूमा चिट्टियप्पन, अमूमा चिट्टियप्पन कहा जाता है। मलयालम में मम्मी को क्या कहा जाता है? अमूमा चिट्टियप्पन। और पिता का छोटा भाई यानी कि चाचा को क्या कहा जाता है? तो कुंजम्मा कहा जाता है। और पिता के छोटे भाई की पत्नी को क्या कहा जाता है? यहाँ पर गायब हो गया, सॉरी। फिर आगे कबड्डी के बारे में दिया है। कबड्डी खेल में छेड़ गुडू, हुतू हुतू हा डूडू, हु किट किट, कबड्डी आवाज़ आती है। कैसी आवाज़ आती है? छेड़ गुडू हुतू हुतू हा डूडू हु किट किट, कबड्डी की आवाज़ आती है। फिर है कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में हर बार पेपर में एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। यह आंध्र प्रदेश की रहने वाली वेट लिफ्टर है। जो कर्णम मल्लेश्वरी है यह एक वेट लिफ्टर है और यह कहाँ की रहने वाली? यह आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। अब तक वह 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं। भारत के बाहर कर्णम मल्लेश्वरी ने 29 मेडल जीते हैं और इनके जो पिता हैं वो पुलिस में हवलदार हैं। अगला है मधुबनी जिला। बिहार का एक मधुबनी जिला बहुत ही फेमस जिला है, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं। बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है। त्योहारों एवं खुशियों के मौके पर वहाँ घरों की दीवारों पर आंगन में खास तरह के चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। इन रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल और पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि नेचुरल
कलर का यूज किया जाता है, जैसे हल्दी का, नील का, हरे रंग के लिए पेड़ों की पत्तियों का, और कलर के लिए फूलों के रंगों का यूज किया जाता है। इसे मधुबनी पेंटिंग कहते हैं, मधुबनी चित्र कहते हैं। और इस चित्र में बनाया क्या जाता है, तो इसमें इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ आदि जीव जंतु बनाए जाते हैं। क्या अपनी पेंटिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है बिहार का मधुबनी जिला, और इसे मधुबनी पेंटिंग के नाम से ही जाना जाता है। इसमें नेचुरल चीज़ों का यूज किया जाता है, पिसे हुए चावल के घोल में नेचुरल चीज़ें मिलाकर यह पेंटिंग की जाती है। फिर है किलचिड़ी यानी इंडियन रॉबिन। इंडियन रॉबिन किलचिड़ी, यह एक तरह का चिड़िया है। इसे किलचिड़ी के घोंसले में पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा होता है। किलचिड़ी की चोंच अंदर से लाल होती है। किलचिड़ी छोटे छोटे कीड़े खाती है। रॉबिन इंडियन, इसे रॉबिन इंडियन के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए कुछ पक्षियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। जैसे कौवा, कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीज़ें जरूर मिलती हैं, यानी कौवा का जो घोंसला होता है उसमें लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं मिलती हैं। फिर देखिए कोयल के बारे में। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, कोयल कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडे को भी सेता है। कभी कभी कोयल कौवे के अंडे को फेंक देती है और अपने अंडे रख देती है। कौवे और कोयल का जो अंडा होता है वो लगभग सेम होता है, इसलिए कोयल इसका फ़ायदा उठा लेती है। वो कौवे के अंडे को फेंक कर अपने अंडे रख देती है और कौवा उसे सेता है अपना अंडा समझकर। कौवा जो होता है वो पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। फिर एक पक्षी होता है फाख्ता। फाख्ता जो पक्षी है या कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के पेड़ में अपना घोंसला बनाता है। कैक्टस जो कटीला पौधा होता है उनके बीच, कैक्टस अधिकतर रेगिस्तानी एरियो में पाया जाता है, उनके बीच या मेहंदी के पेड़ में अपना घोंसला बनाता है फाख्ता नामक पक्षी। फिर होता है गौरैया। गौरैया आमतौर पर हमारे घरों में देखने को मिलता है, क्योंकि जो गौरैया होता है वह अलमारी के ऊपर या आईने के पीछे यानी शीशे के पीछे अपना घोंसला बनाता है। फिर होता है कबूतर। कबूतर जो है ये पुराने मकान या खंडहर में घोंसला बनाता है। कबूतर अपना घोंसला कहाँ बनाता है, तो ये पुरानी जगह पे जहाँ आना जाना कम होता है, खंडहर टाइप का एरिया होता है या पुराने मकान होते हैं, वहाँ पर अपना घोंसला बनाता है। फिर होता है बसंत गौरी। बसंत गौरी जो पक्षी है या गर्मियों में पेड़ों में टुक टुक करके रहते हैं और पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है। बसंत गौरी जो है ये अपना घोंसला नहीं बनाती, ये अपना पेड़ में ही अपने चोंच से घोंसला बना लेती है, पेड़ में ही छेद कर देती है और उसमें अपने अंडे रखती है। फिर एक होती है दार्जिन चिड़िया। दार्जिन चिड़िया जो होती है ये अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी देती है। इसे दार्जिन चिड़िया, जैसा नाम से स्पष्ट हो रहा है, दर्जिन चिड़िया या पत्तों को सिल देती है और उसके बीच की बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। यानी कि यह पत्तों को ही आपस में सिल देती है, इसकी चोंच नुकीली होती है, उसकी मदद से यह पत्तों को सिल देती है, सिलाई कर देती है, इसलिए इसको दर्जिन चिड़िया कहा गया है। फिर एक पक्षी है शक्करखोरा। शक्करखोरा यह किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की लटकती डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। जो शक्करखोरा है वो अपना घोंसला कहाँ बनाती है, या लटकती हुई डालियों पर, यानी कि इसका जो घोंसला होता है वो लटकता हुआ होता है। फिर है घोंसला बनाती है। इसका जो घोंसला होता है वो बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े, मकड़ी के जाले और कपड़ों के चीथड़े से बने होते हैं। यानी शक्करखोरा का जो घोंसला होता है इसमें कपड़ों के चीथड़े आपको जरूर देखने को मिलेंगे। फिर है नर बीवर पक्षी। नर बीवर पक्षी जो है ये अपने अपने घोंसले बनाते हैं। फिर है मादा बीवर पक्षी। नर के बनाए हुए घोंसले को देखती हैं और उनमें से जो सबसे सुंदर घोंसला होता है उसमें अंडे देती हैं। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। देखिए नर बीवर जो पक्षी है, यह सारे नर बीवर पक्षी अपना अपना घोंसला बनाते हैं, और जो मादा बीवर पक्षी घोंसला नहीं बनाती है, ये सारे घोंसले को देखती है और उसमें से चूज करती है कि कौन सा घोंसला सबसे बेस्ट है। देखिए यहाँ पर कितना अच्छा काम किया गया है कि मादा बीवर जो है उसको सिलेक्शन का मौका मिलता है कौन सा घोंसला सबसे बेस्ट है, और उसमें वो अपने अंडे देती है। पक्षी जो है वो जो अपने घोंसले बनाते हैं वो केवल अंडों देने के लिए बनाते हैं। जब तक उनके बच्चे छोटे रहते हैं उसमें रहते हैं, उसके बाद वो घोंसले को छोड़कर उड़ जाते हैं। घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगहों पर चले जाते हैं, जैसे पेड़, जमीन और पानी में। उम्मीद है यहाँ तक का वीडियो आपको समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत ही मेहनत से मैंने आपके लिए यह जानकारी इकट्ठा की है। यह एनसीईआरटी से ही लिया गया है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताया है, और आपके पेपर में एनसीईआरटी के अलावा बाकी कुछ भी नहीं आता। आपको केवल एनसीईआरटी ही पढ़ना है। सीटेट बहुत ही हार्ड पेपर नहीं है, बहुत ही ईजी पेपर है। अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे, उसके बाद जो मैं आपको ऑप्शनल और 1 लाइनर कराने वाली हूँ उसको भी देख लेंगे, तो उम्मीद है आपका ईवीएस पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन में छोड़ने वाली नहीं हूँ। फिर देखिए जानवरों के दांतों में जानकारी। जानवरों के जो दांत होते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए छोटे छोटे होते हैं। घास चबाने के लिए पीछे के जो दांत होते हैं वो चपटे और बड़े होते हैं।
गाय के दांत कैसे होते हैं, जो आगे के होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं क्योंकि वो उनसे पत्तों को काटता है, और पीछे के जो दांत होते हैं वो चपटे और बड़े होते हैं जिससे वो घास चबाने का कार्य करते हैं। फिर है बिल्ली के दांत। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने के काम में आते हैं। बिल्ली के दांत कैसे होते हैं, बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं क्योंकि बिल्ली मांसाहारी है तो उसके दांत नुकीले होते हैं जिससे वो मांस को फाड़ता और काटता है। सांप के दांत भी नुकीले होते हैं। आपने देखा होगा अगर किसी को सांप काटता है तो उसके 2 छेद हो जाते हैं, तो वो नुकीले दांतों से ही वो काटता है, पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाते हैं। सांप अपने शिकार को कभी भी चबाते नहीं, वो काट के छोड़ देंगे, लेकिन जो उनको खाना रहेगा वो उसको पूरी तरह से निगल जाएंगे। सांप अपने शिकार को पूरी तरह से निगल जाते हैं, पूरी तरह से अपने पेट के अंदर ले लेते हैं, वो उसे चबाकर नहीं खाते। नुकीले दांतों से वो केवल काटने का कार्य करते हैं। फिर है गिलहरी के दांत। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं क्योंकि गिलहरी के दांत काटने और कुतरने के कारण हमेशा घिसते रहते हैं। आप देखते होंगे कि गिलहरी हमेशा कहीं लकड़ी को काट रही है, कभी पत्तों को काट रही है, इस कारण उसके दांत हमेशा घिसते रहते हैं, इस कारण वो उसके दांत जो है वो हमेशा बढ़ते भी रहते हैं। फिर देखिए यहाँ पर है रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक पेड़ ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है और इसमें पत्तियां जो होती हैं वो बहुत कम होती हैं। यह रेगिस्तान में पाया जाता है इसलिए इसमें पत्तियां बहुत कम होती हैं। इस रेगिस्तानी ओक पेड़ की जड़ें 200 से 300 फीट की गहराई तक होती हैं जब तक वे पानी तक ना पहुंच जाएं। रेगिस्तान में पानी नहीं पाया जाता इसलिए जो ओक की जड़ें होती हैं, जैसे हमारे यहाँ बरगद होता है, बरगद की जड़ें भी अंदर तक फैली हुई होती हैं, इसी तरह ये ओक की जड़ें अंदर तक फैली होती हैं। जब तक वो ज़मीन के अंदर पानी को ना पा जाए उतना नीचे तक जाती हैं, यानी 200 से 300 फीट गहराई तक जाती हैं। रेगिस्तानी ओक पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है। जब कभी इस इलाके में पानी की कमी हो जाती है तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं, यानी इसका जो ओक का तना होता है उसमें ये पानी स्टोर कर लेता है, और जब यहाँ पानी की कमी हो जाती है तो यहाँ के लोग इसके तने में ही छेद कर कर पाइप डालकर पानी पी लेते हैं। फिर है देखिए बिहू का त्यौहार। बिहू जो है वो असम में बहुत फेमस त्यौहार है असम का। या असम में चावल की नई फसल के काटने के समय मनाया जाता है। बिहू त्यौहार में औरतें पीले रंग के कपड़े पहनती हैं, लड़कियां रंग बिरंगी मेखला चादर पहनती हैं और उरुका, बिहू के पिछले दिन की शाम को उरुका कहा जाता है। फिर है देखिए बिभेला घर। बिभेला यानी भेला घर असम में घास और बांस से बना होता है भेला घर। फिर अगला है चेवा चावल। चेवा चावल जैसा अभी मैंने आपको आगे बताया था, ताव या कढ़ाई को आग में रख कर इसमें पानी उबालेंगे और भीगे हुए चावल से भरी हुई कढ़ाई इस पर रख देंगे तथा उसे केले के पत्तों से ढक देंगे। थोड़ी देर बाद चेवा चावल खाने के लिए तैयार हो जाता है। यानी इसे पकाने का तरीका क्या है, कढ़ाई को आग पे रखेंगे और पानी उबालेंगे और भीगे हुए चावल जो भीगा है उस चावल से भरी हुई कढ़ाई इस पर रख देंगे तथा उसे केले के पत्ते से ढक देंगे। केले के पत्ते से ढकेंगे, किसी बर्तन से नहीं, केले के पत्ते से ढकेंगे। बाद में यह चावल खाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर देखिए भात सुको। भात सुको चावल और रसे वाली सब्जियों के साथ खाया जाता है, भात सुको। फिर है पच्चमपल्ली जिला आंध्र प्रदेश, यानी आंध्र प्रदेश का जो पच्चमपल्ली जिला है यह बुनकर क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पर बुनाई का काम ज़्यादा होता है। यह बुनाई के लिए प्रसिद्ध जिला है और यह कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। फिर अगर लद्दाख में क्या फेमस है, तो लद्दाख में माँ को क्या कहा जाता है, मम्मी को क्या कहा जाता है, अम्मा ले कहा जाता है मम्मी को, और पिता को आबा ले और बाबा को मेमे ले। लद्दाख में मम्मी को क्या कहा जाता है, अम्मा ले, पिता को बाबा ले और बाबा को मेमे ले। जैसा कि मैंने आपको इसके पहले मलयालम में बताया था क्या कहा जाता है, और लद्दाख में। यह आपके एनसीईआरटी में गिवन है। जैसा कि मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिया है, ये सब आपके एनसीईआरटी में गिवन है कि माँ को अम्मा ले और पिता को बाबा ले और बाबा को मेमे ले कहा जाता है। फिर अगला जो टॉपिक दिया हुआ था एनसीईआरटी में वो है घने जंगल में दिन में भी अंधेरा रहता है और सन्नाटे में पक्षियों और जानवरों की आवाज़ सुनाई देती है। तो घने जंगल में क्या होता है, दिन में भी अंधेरा रहता है और सन्नाटे में पक्षियों और जानवरों की आवाज़ सुनाई देती हैं। फिर बर्फ़ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलना चाहिए। ताज़ी बर्फ़ में पैर धंस जाते हैं और अगर बर्फ़ जमी हुई तो पैर फिसल भी सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने सब कंपाइल कर लिया है। फिर है उत्तराखंड में ऊबड़ खाबड़ पथरीला रास्ता पाया जाता है। उत्तराखंड में कैसे रास्ते पाए जाते हैं, तो ऊबड़ खाबड़ और पथरीले रास्ते पाए जाते हैं। फिर छिपकली के बारे में दिया है।
कि छिपकली के छोटे छेद जैसे कान होते हैं जो बहुत ध्यान से देखने पर दिखाई देते हैं, यानी कि जो छिपकली के कान होते हैं वो बहुत ही छोटे छेद के होते हैं, बहुत ही ध्यान से देखने पर ही हमें दिखाई देते हैं। फिर मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से यह दिखाई नहीं देते हैं। इसके जो कान है वो बहुत छोटे छिद्र होते हैं मगरमच्छ के और छिपकली के, या आसानी से दिखाई नहीं देते हैं, बहुत ध्यान से जब देखेंगे तभी ही दिखाई देगा। फिर जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर के बाल होने के कारण, जो जैसे आप जिराफ देखते हैं या जैब्रा देखते हैं, इन सब के ऊपर जो डिज़ाइन बनी होती है, बिल्ली को देख लीजिए, इन सब के ऊपर जो डिज़ाइन बनी होती है वह कोई डिज़ाइन नहीं बल्कि उनके बालों के आकार के कारण होता है, उनके बालों के वजह से वो डिज़ाइन लगता है। फिर है गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंग है और 2000 पुल है। गोवा से पूछ लेगा अगर गोवा से केरल तक के रास्ते में कितनी सुरंग है, तो 92 सुरंग है और 2000 पुल है, यानी कि 2000 पुल है। फिर दिया उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच फूलों की घाटी स्थित है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, तो वह यह उत्तराखंड में, इसमें रंग बिरंगे फूल पाए जाते हैं, इसलिए इसे फूलों की घाटी कहा जाता है। बहुत ही सुंदर दृश्य होता है और ठंडी के महीने में देखने को मिलता है। फूलों की घाटी कहाँ पाई जाती है, तो उत्तराखंड में पाई जाती है। फिर उत्तर प्रदेश के बारे में दिया है कि उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बहुत ज़्यादा बनाई जाती है। अगर आप कहेंगे कि दिल्ली में भी बनाई जाती है, बिहार में भी, कई बच्चों ने कहा बिहार में भी बनाई जाती है, हाँ हर जगह बनाई जाती है। आप अगर उत्तर प्रदेश से गए हैं या आप कचनार के बारे में जानते हैं, कहीं भी बनाई जा सकती है, लेकिन जो हमारे एनसीईआरटी में गिवन है हमें वो पढ़ना। अगर एनसीईआरटी में आपको 4 ऑप्शन देगा तो आपको उत्तर प्रदेश ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि यह एनसीईआरटी में गिवन है। कचनार के फूलों की सब्जी कहाँ बनाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश में बनाई जाती है। फिर है करेले के केले की फूलों की सब्जी बनाई जाती है। केरल में केले के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। देखिए अगर आपसे 4 ऑप्शन में राज दे दिया, अगर आप कहेंगे कि हमारे यहाँ भी उत्तर प्रदेश में भी केले के फूलों की सब्जी बनाई जाती है, लेकिन हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टिक करना है। एनसीईआरटी में क्या दिया है कि केले के फूलों की सब्जी कहाँ बनाई जाती है, केरल में, तो हमें क्या टिक करके आना होगा, केरल में। केले के फूलों की सब्जी केरल में और कचनार के फूलों की सब्जी उत्तर प्रदेश में। इसी तरह से महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं। महाराष्ट्र में क्या बनाया जाता है, सहजन के फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं। गुलदावरी जीनिया से रंग भी बनाए जाते हैं और उन रंगों को कपड़ों से रंगा जाता है। गुलदावरी और जीनिया यह एक प्रकार का फूल है, इनसे क्या बनाया जाता है, रंग बनाया जाता है, और उन रंगों का यूज कहाँ किया जाता है, कपड़ों की रंगाई में किया जाता है। उम्मीद है यहाँ तक का वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन पर क्लिक करिए जिससे आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। फ्रेंड्स अभी और भी हैं, आप कहीं मत जाइए, मैं आगे आपको बताऊँगी, आप पढ़ते रहिए हमारे साथ। देखिए फिर उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला या इत्र के लिए मशहूर है। अगर आपसे पूछा जाए कन्नौज जिला कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है, और या किसके लिए फेमस है, या इत्र के लिए फेमस है, यानी परफ्यूम सेंट जिसे आप कहते हैं उसके लिए यह फेमस है। यहाँ पर गुलाब जल और केवड़ा से इत्र तैयार किया जाता है। यहाँ पर जो इत्र है वह किससे बनाया जाता है, या गुलाब से और केवड़ा से बनाया जाता है। फिर मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। आपके एनसीईआरटी में एक टॉपिक दिया हुआ है, एक लाइन लिखी हुई है कि मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। फिर अगला है लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए नीम व कीकर की लकड़ियां फ्रेम पर बिछा दी जाती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, नीम और कीकर के पेड़ में जो है वो वहाँ पर दीमक और कोई भी कीड़ा नहीं लगता है, इसलिए उनकी लकड़ियां जो है उन पर बिछा दो तो वहाँ पर दीमक नहीं लगता है। एक पौधा मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, ओक का प्लांट, ओक के प्लांट में भी कीड़ा नहीं लगता है। फिर देखिए पानी को साफ रखने का सबसे अच्छा तरीका है पानी को उबालने। अगर आप स्वच्छ और साफ पानी पीना चाहते हैं तो उसको उबाल कर पिएं। फिर है जुलाई के महीने में प्याज उगाने का काम शुरू किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए प्याज उगाने का काम किस मंथ में होता है, तो जुलाई के महीने में होता है। कर्नाटक में हल को कुरीगे कहा जाता है। जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता था मैंने सब कंबाइन किया है, उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा। कर्नाटक में हल को क्या कहा जाता है, तो कुरीगे कहा जाता है, कुरीगे कहा जाता है हल को। फिर देखिए कुछ पौधे बिना बोए खेतों में अपने आप हो जाते हैं, जिन्हें खरपतवार कहा जाता है। खरपतवार को खेतों से निकालना जरूरी होता है, नहीं तो वे सारा खाद पानी खरपतवार ले लेते हैं और फसल कम हो जाता है। खरपतवार क्या होता है, इन्हें खेतों में बोना नहीं पड़ता है, ये अपने आप उग जाते हैं। फिर है अगर प्याज को समय से ना खोदा जाए तो वह ज़मीन के अंदर ही सड़ जाती है। प्याज की जो बुआई का टाइम होता है, जैसा मैंने आपको अभी बताया, तो वह जुलाई के महीने में बोया जाता है और इन्हें टाइम से खोद लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर उन्हें टाइम से खोद नहीं लिया गया तो वह ज़मीन के अंदर ही सड़ने लगता है।
फिर देखिए एक दिया था कर्नाटक में हंसिया को इल्गे कहते हैं। कर्नाटक में हंसिया को क्या कहते हैं? इल्गे कहते हैं। जैसे हल को कुरीगे कहते हैं कर्नाटक में ही, उसी तरह हंसिया को इल्गे कहते हैं। फिर अब पर्यावरण शिक्षण का केंद्र कहाँ है? तो पर्यावरण शिक्षण का केंद्र अहमदाबाद में है। गंदा पानी पीने से दस्त और हैजा हो सकता है। गंदे पानी से कौन सी बीमारियां होती हैं? तो दस्त और हैजा होती हैं। दस्त या उल्टी में शरीर का बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है, इसलिए पानी की कमी को पूरा करने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। अगर आपको दस्त या हैजा हो जाए तो आपको थोड़ी थोड़ी देर पर बहुत सारा पानी पीना है, जिससे आपके पानी की कमी पूरी हो जाए। ये छोटे छोटे टॉपिक दिए हुए थे और इनसे क्वेश्चन हमेशा सीटेट में पूछा जाता है, क्योंकि सीटेट में बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, बस उन्हें एक बार दो बार पढ़ने की ज़रूरत होती है। फिर अगला है घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, इन्हें खुरपी से खोदकर ही निकाला जा सकता है। अगर आप घास को उखाड़ कर निकालने की कोशिश करेंगे और मिट्टी गीली नहीं है तो घास टूट जाएगी, क्योंकि उसकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत मजबूत होती हैं, तो इन्हें निकालने के लिए खुरपी का यूज किया जाता है। फिर है घास का पौधा जितना ज़मीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन के अंदर फैला होता है, यानी इसकी जड़ें जो होती हैं वो ज़मीन के अंदर तक फैली होती हैं। फिर देखिए बरगद के पेड़ की लटकन, उसकी जड़ें होती हैं, जो बरगद में लटकन लटका होता है जिसे हम बौर कहते हैं या जिसे आप गिलोय कहते हैं, वह उसकी जड़ें होती हैं, वे टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती हैं, और वो जड़ें जो हैं वो धीरे धीरे ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। बरगद की लटकन वाली जो जड़ें हैं वो मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। आपको पता है बरगद बहुत बड़ा पेड़ होता है, तो उसकी जो जड़ें लटकी हुई होती हैं वो धीरे धीरे ज़मीन के अंदर जाती हैं और मिट्टी को पकड़कर वो एक खंभे का रूप ले लेती हैं, एक मजबूत खंभे का रूप ले लेती हैं। आप कोई हरा पेड़ नहीं काट सकते, भले ही आपने ही उसे लगाया हो। पेड़ काटने के खिलाफ कानून है, अतः इसके लिए सरकारी दफ्तर में लिखित में निकली लेनी पड़ती है। यानी कि आपको अगर आपको हरा पेड़ काटना है, भले ही वो पेड़ आपका हो, तो आपको सरकारी दफ्तर से एक ऑर्डर लेना पड़ेगा कि आप उस पेड़ को काटना चाहते हैं, क्यों काटना चाहते हैं, उसका रीज़न भी देना पड़ेगा, क्योंकि पेड़ को काटने के खिलाफ कानून बनाया गया, बहुत सख्त कानून बनाया गया। इसके लिए जैसा कि मैंने आपको बताया खेजड़ी गांव में चिपको आंदोलन भी चला था, जिससे 300 लोगों ने पेड़ से चिपककर अपनी जान 300 कुछ लोगों ने पेड़ से चिपककर अपनी जान दे दी थी पेड़ को बचाने के लिए है। फिर दिया बोरा और चेवा, जैसा अभी मैंने आगे ही पढ़ाया था कि यह चावल के प्रकार है और इसको पकाने पर चिपचिपे हो जाते हैं और यह असम में पाया जाता है। फिर दिया केरल, केरल मसालों का बगीचा, केरल को कहा जाता है मसालों का बगीचा। फिर दिया लेफ्टिनेंट कमांडर वजीदा प्रिज्म, वजीदा प्रिज्म कौन है? तो ये लेफ्टिनेंट कमांडर है, इन्होंने यह पहली महिला है जिन्होंने पूरे परेड की कमाल संभाली थी। फिर धन्ना मंडी गांव, धन्ना मंडी गांव कहाँ है? या राजौरी जम्मू कश्मीर, राजौरी जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में है धन्ना मंडी गांव। उम्मीद है आपको यहाँ तक का वीडियो पसंद आया होगा।